नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, आज एक ऐसी घटना हुई है जो पूरे देश में अगर किसी दो शख्स की नींद उड़ा सकता है तो वो दोनों शख्स महाराष्ट्र से आते हैं। जी, मैं एक ऐसी घटना का जिक्र कर रहा हूं, उस घटना के बारे में जैसे आप जानेंगे आपको समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। ये दो शख्स कौन हैं? दो शख्स हैं बाप बेटे। बाप बेटे बड़े इंतजार में थे। जो पॉलिटिकल राइवलरी थी उनकी, वो इसी कश्मकश में थे कि उनका जो पॉलिटिकल अपोनेंट है वो अधिक से अधिक कमजोर हो, और इस ताक में वो बैठे थे कि हरियाणा चुनाव में कम से कम उनका जो पॉलिटिकल अपोनेंट है उनको किसी प्रकार से धूल चटाया जाए। इसी इंतजार में वो बैठे थे। लेकिन मित्रों, आज एक बड़ी घटना हो गई। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जीतेगी, जीत गई है। मेरा यह विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तारीफ के लिए हम ये बात आपको नहीं बता रहे हैं। हम जो लार्जर पिक्चर बता रहे हैं कि बीजेपी ने आखिर में क्यों नहीं नेगोशिएशन किया, या आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने आखिर में क्यों नहीं बाप बेटे को जेल भेजने का कदम उठाया। और ये लोकसभा चुनाव के पहले हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। खैर, पॉलिटिकल पंडित ये समझ रहे थे कि अगर बाप बेटे को जेल भेज देते तो उनको सिंपैथी वोट और मिल सकती थी। एक तो उनकी पार्टी टूट गई, उससे लोगों में नाराजगी थी, और दूसरा कि अगर दोनों बाप बेटे को जेल भेज देते तो उनको मार्टियर कहा जाता, और लोग इस पर बात नहीं करते कि साहब किस प्रकरण में उनको जेल भेजा गया है, जेल भेजना कितना जायज है। ये लोग चर्चा नहीं करते। लोग यही समझते कि ये पॉलिटिकल राइवलरी है और इस वजह से ऐसा हुआ। पॉलिटिशियंस बहुत स्मार्ट होते हैं। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं, आज फिर बताता हूं कि पॉलिटिशियन इतने स्मार्ट होते हैं, उसको मीडिया के दबाव से, अदालत के दबाव से, इससे उनको कम फर्क पड़ता है। हां, यह जरूर है कि अगर मीडिया में बात ऐसी बन गई जिससे उनके चुनाव पर असर हो और उनके हारने जीतने की नौबत आ जाए, तब वो आपकी बात जरूर सुनते हैं। क्यूबाइब नेटवर्क इतने दिनों से जो अभियान चला रहा है, उसमें हमारी कोशिश यही है कि जिन्होंने गुनाह किया है वो सार्वजनिक जीवन में रहने ना पाए। और इसी का लेखा जोखा भारतीय जनता पार्टी भी कर रही थी, और इसी लेखा जोखा के तहत लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि बाप बेटे को थोड़ी बहुत भी सहानुभूति मिलती। अब यही बात बाप बेटे ने समझा कि नहीं, हमारे खिलाफ तो बीजेपी कोई कदम उठा ही नहीं सकती है। और इसकी पुष्टि यह हो गई कि दो तरह के काम उन्होंने किए। एक तो अपने पिताजी का और अपने दादा का, आदित्य ठाकरे अपने दादा का और उद्धव ठाकरे अपने पिताजी का हवाला देते रहे कि किस प्रकार से बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट रहे और क्या रिश्ता था उनका भारतीय जनता पार्टी से। तो बीजेपी ऐसा कदम ना उठाए और अपने रिश्ते का हवाला दे करके सहानुभूति भारतीय जनता पार्टी की वो बटोरता रहा। दूसरी बात मैंने आपको एक दिन पहले बताई थी कि किस प्रकार से पुलिस कमिश्नर, जो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर थे परमवीर सिंह, उनका रिश्ता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से क्या है, और आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जब भी फाइल खुलेगी तो परमवीर सिंह की भी फाइल खुलेगी। बिना परमवीर सिंह के फाइल खुले इस बात पर आगे कहानी बढ़ नहीं सकती है। कहानी क्या, इसकी जांच हो नहीं सकती है। तो वो एक अवरोध है इस पूरी जांच में। लेकिन हम हो सकता है कि कुछ पल के लिए नाराज हो जाएं, गुस्से में हो जाएं, और ये कहें, हम लोग कहते भी हैं और सरकार की संपूर्ण आलोचना भी करते हैं, और यह भी सत्य है कि आने वाले दिनों में सरकार वही काम करेगी
जिससे हमको फिर से आलोचना करनी पड़े, लगातार आलोचना करनी पड़े। लेकिन एक जब इतना लॉन्ग रोप दिए हैं तो हम और कुछ लॉन्ग रोप दे देते हैं, जैसा कि अदालत कहती है। तो हमने भी सोचा कि चलो कुछ और मोहलत दे देते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। डाउट है नहीं, बेनिफिट उनको मिलना चाहिए नहीं, लेकिन रणनीतिक तरीके से हम ये सोच रहे हैं कि चलिए कुछ दिन के लिए बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और राज्य की सरकार को। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये कैलकुलेशन लगा करके बैठी कि अगर लोकसभा चुनाव के पहले हमने बाप बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो उसका हमें राजनीति में नुकसान हो सकता है, लोकसभा में नुकसान हो सकता है। हालांकि लोकसभा में बीजेपी को नुकसान हो गया, लेकिन लोकसभा से लेकर के विधानसभा के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने काफी कुछ गेन किया है। और अपोजिशन के करप्शन को, पोलराइजेशन को, इस सबको ध्यान में रखते हुए बीजेपी को ऐसा लग रहा है, हालांकि जो सर्वे आए हैं बड़े चौंकाने वाले आए हैं, उसमें सरकार बनती हुई भी दिख रही है, सरकार जाती हुई भी दिख रही है। लेकिन सर्वे पर अब कोई भरोसा मत कीजिए। इसलिए मैं आज की घटना का जिक्र करने जा रहा हूं कि किसी सर्वे पर कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं है। वो सर्वे जो महाराष्ट्र में कांग्रेस की महाआघाड़ी सरकार को जिता रही थी, उस पर तो और भी कम से कम भरोसा मत कीजिए। क्यों नहीं कीजिए साहब? अब मैं उस घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। घटना यह हुई कि हरियाणा में चुनाव संपन्न हुए, जम्मू कश्मीर के भी चुनाव हुए। जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता मिली है, जम्मू रीजन में। लेकिन जो कश्मीर का जो इलाका है, उसमें जो मुस्लिम बहुल इलाका है, उसमें उनको अपेक्षित सफलता नहीं मिलनी थी और नहीं ही मिली, क्योंकि वहां के खैर खा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी वहां अलायंस में है। पीडीपी को कोई सफलता मिली नहीं, लेकिन फिर भी वहां पर नजर है केंद्र सरकार की कि जम्मू कश्मीर में क्या किया जाए। खैर, जम्मू कश्मीर को अभी छोड़ देते हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में पूरे देश में एक एटमॉस्फेयर है, अगर वहां भारतीय जनता पार्टी जीत जाती तो मिरेकल ही होता, और मिरेकल बार बार होते नहीं है। तो ये एक चमत्कार हो सकता था जम्मू कश्मीर में। लेकिन हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, या कहे कि जीत गई है, फाइनल टैली अभी आना है। मैं दूसरे दिन तक आजकल इंतजार करना पड़ता है कब क्या पासा पलट जाए। लेकिन अभी तक के जो आंकड़े बता रहे हैं, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है और कंफर्टेबल मेजॉरिटी में है। अब हरियाणा के चुनाव नतीजे के बाद भारतीय जनता पार्टी का मोराल 7वें आसमान पर होगा। और इसीलिए अभी तक जो महाराष्ट्र के सर्वे से आप अचंभित हो रहे थे, अचंभित मत होइए, या बाप बेटे जो खुश हो रहे थे कि महाविकास आघाड़ी के साथ हम रह जाते हैं, कोई बात नहीं, हमें मुख्यमंत्री ना बनाए तो कोई बात नहीं, हम मुख्यमंत्री ना होकर के भी ये स्वीकार कर लेंगे, महाविकास आघाड़ी के साथ रहेंगे, कम से कम ये दोनों पार्टी हमारे खिलाफ कोई मोर्चा तो नहीं खोलेगी, हमको जेल तो नहीं भेजेगी। सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस और एनसीपी आपको बचाएगी, नहीं बचाएगी, कांग्रेस और एनसीपी भी आपको जेल भेजेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस चीज का इंतजार कर रही थी, वो इंतजार पूरा हो गया। और हरियाणा के ऊपर सबके अब तक के रिपोर्ट थे कि भारतीय जनता पार्टी मिजरेबली फेल कर रही है, हार रही है, 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है। तो जहां 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है साहब, वहां तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं। लेकिन अभी तक का माहौल यह था कि महाराष्ट्र भी बीजेपी हारेगी और हरियाणा भी बीजेपी हारेगी, और ये बाप बेटे सोच रहे थे कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ अभी मिलके रहे, कोई बात नहीं है, हमको तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मुख्यमंत्री बनने के लिए ही महाविकास आघाड़ी में आए थे, लेकिन कोई बात नहीं है, अगर हमको मुख्यमंत्री नहीं भी बनाया तो इन्हीं के साथ रहते हैं, इनके साथ जाने से कोई फायदा नहीं। इन्होंने लेने से मना कर दिया, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने अंगद की तरह पांव गाड़ दिया। एकनाथ सिन्हा ने कहा कि मेरी शर्त पे आप इन दोनों बाप बेटे को मत लीजिए, और सही बात है, असली शिवसेना के रूप में अब एकनाथ शिंदे हैं। इन दोनों बाप बेटे की अब कोई हैसियत राजनीतिक रूप से रही नहीं है, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। लेकिन जब कहते हैं ऊपर वाले की लाठी चलती है तो चोट नहीं होती, और वही उस बाप बेटे के साथ हो रही है। खाली इन्हीं बाप बेटों के साथ नहीं हो रही है, सुशांत और दिशा के जितने गुनहगार हैं सबके साथ हो रहा है। किसी को बात समझ में आ रही है, किसी को समझ में नहीं आ रही है। सबकी हैकड़ी खत्म होने वाली है, सबका लंगड़ उखड़ने वाला है,
और सब मिट्टी में मिलने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ की भाषा में अगर मैं बोलूं तो ये सबके सब मिट्टी में मिलने वाले हैं और नैसर्गिक न्याय होकर ही रहेगा। जिन जिन ने भी ऐसा किया है, देखिए मोदी जी ने कोई निर्णय नहीं लिया, मोदी जी को भुगतना पड़ गया, 303 से 240 पर आना पड़ गया। लोकसभा में फडणवीस ने कुछ नहीं किया तो फडणवीस को भुगतना पड़ रहा। फडणवीस जी अब सोच रहे हैं कि साहब अब इस मुद्दे को ज्यादा देर तक नहीं टालेंगे, अगर हमने विधानसभा में सरकार बना ली तो बाप बेटे को जेल भेज देंगे। अब उनके साथ जो निगोशिएशन करेंगे भगवान जाने वो क्या करेंगे। लेकिन बाप बेटे की जो आखिरी उम्मीद थी 8 अक्टूबर 2024 को वो भी खत्म हो गई और वो उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा चुनाव हारेगी और हम ये चारों तरफ माहौल बनाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी फिनिश हो गई, खत्म हो गई। संजय राउत जैसे नेता, जो नचनिया नेता है संजय राउत जैसे नेता, वो आकर के नाचना शुरू कर देंगे कैमरे के सामने अलग अलग अंदाज में। वो कुचिपुड़ी कथकली तो नहीं करते हैं, वो कैबरे डांस करते हैं। तो कैबरे करने लगेंगे संजय राउत जी आकर के कैमरा के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी फिनिश हो गई, खत्म हो गई, 300 से हमने 400 से हमने 240 ला दिया और अब हरियाणा में हमने उनको उनकी औकात दिखा दी। ये नैरेटिव चलाने की पूरी कोशिश होती और इसी नैरेटिव को महाराष्ट्र में जो इनका इकोसिस्टम है वो फैलाना शुरू कर देता। बिके हुए दलाल पत्रकारों की एक फौज है, इकोसिस्टम है, वो पूरा इकोसिस्टम ये कहना शुरू कर देता, कैंपेन शुरू कर देता कि हरियाणा खत्म हो गया, अब महाराष्ट्र खत्म होने जा रहा है, झारखंड भी खत्म होने जा रहा है। जबकि झारखंड से इस प्रकार की सूचनाएं नहीं आ रही है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है क्योंकि हेमंत सोरेन के खिलाफ है। ये जो सोच रहे हैं कि हेमंत सोरेन जेल चले गए और जेल से आकर के कोई वो स्वतंत्रता सेनानी बन करके जेल नहीं गए थे या झारखंड मुक्ति के लिए काम कर रहे थे, ऐसा नहीं था। वो भ्रष्टाचार के आरोप में हेमंत सोरेन जेल गए थे। तो कुछ दिन तक तो अपने कम्युनिटी में उन्होंने ये प्रसारित करने की कोशिश की कि साहब देखिए भारतीय जनता पार्टी ने हमें जेल भेज दिया और हम कितने स्वाधीनता सेनानी हैं, कितने बड़े नेता हैं, कितना हमारा इकबाल है, कितने हम ऑनेस्ट हैं, कितने विचारवान हैं और हमको जेल भेज दिया। ऐसी बात नहीं है, जनता सब समझती है। तो वहां भी हेमंत सोरेन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। जो उनका सबसे ट्रस्टेड व्यक्ति था, जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, चंपई सोरेन को, वो चंपई सोरेन पहली फुर्सत में जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से आए और उन्होंने कहा कि आपको मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना है, आप छोड़ दीजिए, उसके बाद से चंपई सोरेन नाराज हो गए और वो चंपई सोरेन पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं और चंपई सोरेन अपने इलाके में टाइगर कहे जाते हैं। ठीक है, अब वो कितने कामयाब होंगे नहीं होंगे ये आने वाला विधानसभा चुनाव बताएगा। लेकिन झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ही माहौल है। मैं ये बताने की क्यों कोशिश कर रहा हूं? मैं ये बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि ये जो संजय राउत बाप बेटा की गैंग है, ये जो प्रसारित करता अभी मीडिया में आकर के और तमाम लोगों को, इनके जो इकोसिस्टम के लोग प्रसारित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिनिश हो गई तो सीबीआई भी बैकफुट पर, एसआईटी भी बैकफुट पर और ये दोनों बाप बेटे की फिर सरकार में वापसी हो जाएगी और सारा एविडेंस ये मिटा देंगे। ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। आप ये गांठ बांध लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की अकेले अपने दम पर हरियाणा में सरकार बना लेना, इस बात की ऑलमोस्ट गारंटी है कि महाराष्ट्र भी भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। पक्के तौर पर मैं नहीं कह सकता, मैं सिफोलॉजिस्ट नहीं हूं, क्योंकि वहां पर शरद पवार के बारे में अभी सूचना मिल रही है कि अपने वर्कर से कहीं बाहर में किसी रिजॉर्ट में वो 3000 लोगों से मुलाकात किया उन्होंने। अब सच्ची है गलत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे पास छन करके जो खबरें आई हैं, अपने वर्कर से मुलाकात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि अजित पवार ने हमको धोखा दिया, क्या आप मुझे समर्थन देंगे? तो कह रहे हैं वर्कर। लेकिन साहब जो लोकसभा में उनको सफलता मिली वैसी ही सफलता, क्योंकि शरद पवार की पार्टी के बारे में कहा जाता है कि पार्टी ऑफ 3 डिस्ट्रिक्ट, तो वो 3 डिस्ट्रिक्ट से पहले बाहर जाएंगे तब तो। अब वो नासिक में रहें या बाराबती में रहें, तो ये 2-4 पुणे में रहें, ये 2-4-5 डिस्ट्रिक्ट के आसपास के बाहर पूरे महाराष्ट्र में उनकी कोई हैसियत नहीं है और इसलिए उनको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस के बारे में एक सर्वे आया, प्रायोजित सर्वे था या क्या था नहीं था, लेकिन उनके बारे में कहा गया कि 80 सीटें जीत रही। तो 288 सीटों के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना अभी कंफर्टेबल मेजॉरिटी में है। उनको अजित पवार की भी जरूरत नहीं थी, उन्होंने तो शरद पवार को कमजोर करने के लिए अजित पवार को तोड़ा और अजित पवार को अपना तो शरद पवार लेने जा रहे हैं।
ना ही भारतीय जनता पार्टी उनको बहुत भाव दे रही है, क्योंकि अजित पवार ने एक दूसरा राग अलापना शुरू कर दिया है मुसलमानों को लेकर के। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां लव जिहाद का राग अलाप रहे हैं और अजित पवार वहां पर मुसलमानों को टिकट देने की बात कह रहे हैं। तो ये दोनों के बीच में ये जो अंतर्द्वंद है ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। या हो सकता है कि दोनों के बीच में एक टेक्टिकल अलायंस हो कि आप मुसलमानों का कुछ MLA जितवा करके लाइए, उनको कुछ समर्थन दे करके या उनको अपनी बात कह करके अपनी तरफ लाने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता नहीं है कि अजित पवार की तरफ मुसलमान आएंगे। अब मुसलमान NCP शरद पवार और कांग्रेस के साथ हैं। और एक बात और ध्यान रहे, इस बाप बेटे के साथ अब मुंबई में भी मुसलमान नहीं है, ये ध्यान रख लीजिए। उनको पता चल गया है कि ये बाप बेटे शियार हैं कि शेर हैं, ये पता नहीं है। तो इन बाप बेटों के बारे में अब मुसलमानों के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुसलमान इन बाप बेटों की पार्टी को, शिवसेना उद्धव की पार्टी को एक वोट देने नहीं जा रहा है। और इसीलिए उनका जो दावा होगा वहां कांग्रेस और अभी NCP शरद पवार ये दोनों कहेंगे कि इनको मुंबई में भी कम से कम टिकट दीजिए। अब हरियाणा के चुनावी जीत के बाद NCP और कांग्रेस दोनों फूक फूक पर कदम रखेगी। कांग्रेस की जो हार हुई है, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन तो बेटर हुआ है, वोट परसेंटेज भी बेटर हुआ है, जम्मू कश्मीर में भी सरकार बना रही है, तो मोरल थोड़ा सा कांग्रेस का भी हाई है। हार के भी जीतने जैसा माहौल बनाएंगे ये। लेकिन ये कहेंगे कि महाराष्ट्र में तो हम बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, आप कौन है खामखा। तो वहां हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र में बाप बेटे को किसी भी सूरत में कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की पार्टी झेलने नहीं जा रही है। अब कहानी शुरू होती है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव जीतती है, दो बातें हो सकती हैं। या तो देवेंद्र फडणवीस ये सोचें कि ये कोई विषय ही नहीं था, बाप बेटा फिनिश हो गया, अब खत्म हो गया, ये भी आप मान करके चलें, ये उसके लिए सजा ही होगी। विधानसभा में अगर ये दोनों बाप बेटा निपट जाते हैं, उनको कोई सफलता नहीं मिलती है, तो आप ये मान के चलिए उनके साथ दिशा और सुशांत का न्याय हो गया, न्याय हो गया, खत्म हो गए, फिनिश हो गए, पॉलिटिकली खत्म हो गए, ऑब्सोलीट हो गए। अब वो किस शरण में जाएंगे, क्या नहीं जाएंगे, फिर उसके बाद अदालत अपना काम शुरू करेगी, SIT अपना काम शुरू करेगी, CBI अपना काम शुरू करेगी। CBI में हम लोगों की याचिका ऑलरेडी लगी हुई है, अदालत में हम लोगों की याचिका ऑलरेडी लगी हुई है, उसका इंटरवेंशन का भी डेट आ रहा है, नवंबर में वो भी आएगा। जुलाई से उन्होंने नवंबर किया था, याद होगा, अभी 11 नवंबर है या नवंबर में कोई डेट है, जुलाई से नवंबर किया था, नवंबर में ही चुनाव है। अब ये और हो सकता है कि खुद और मैनेज करके कोर्ट को ये फिर और कुछ दिन के लिए डेट टलवा दे। लेकिन नवंबर में अगर सुनवाई हो गई और कोर्ट ने यह कह दिया कि नहीं, कस्टोडियल इंक्वायरी होगी, जो हमारी याचिका है, कस्टोडियल इंक्वायरी होगी आदित्य ठाकरे की, और ठीक चुनाव के समय में अगर आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी होती है, तो मान के चलिए दिशा और सुशांत का केस, ये जो जिन्न है, ये बोतल से बाहर आएगा और तब हर जगह इनकी थू-थू होगी। हरियाणा के चुनाव के जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से मोरल हाई है, अगर इस हाईएस्ट मॉरल ग्राउंड पे महाराष्ट्र में बीजेपी गियर अप होकर के कैंपेन करती है और जो खोई हुई जमीन थी उस जमीन को वापस कर लेती है, जैसा कि मैं फडणवीस की अभी मैं आलोचना कर रहा हूं क्योंकि वो दिशा सुशांत के मामले में न्याय नहीं कर पाए, लेकिन फडणवीस की एक रूप में इसलिए भी सराहना कर रहा हूं कि यही फडणवीस थे जिन्होंने कहा था कि मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा, ध्यान रखना। और अगर ये समंदर लौट के आ गया तो बाप ने जो चुनौती दी थी कि महाराष्ट्र में या तो हम रहेंगे या तुम रहोगे, तो हम रहेंगे तुम रहोगे में ये हो गया कि हम की संभावना कम दिख रही है, तुम की संभावना यहां पर ज्यादा दिख रही है, क्योंकि तुम की पार्टी ने ऑलरेडी हरियाणा में जीत दर्ज कर ली है, पार्टी का मोरल हाई है। और अगर तुम की पार्टी जीत गई तो तुम रहने वाले हैं, और अगर तुम की पार्टी जीतने के बाद तुम रह गए तो तुम क्या करेंगे, तुम करेंगे जाकर के SIT को एक्टिवेट करेंगे, तुम करेंगे जाकर के CBI को पत्र लिख देंगे और कहेंगे कि साहब ये दोनों बाप बेटी की जांच होनी चाहिए। और अगर वापस देवेंद्र फडणवीस ये तुम सत्ता में आ गए
तो एक बात मान के चलिए, या तो परमबीर सिंह को किसी न किसी तरीके से वो बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उनका कितना है, कैसे है, नहीं है, ये अलग विषय है, ये जांच के घेरे में है, लेकिन परमबीर सिंह का इन्वॉल्वमेंट तो है ही है। अब उनको किस तरीके से ये बीजेपी या नई सरकार जो आएगी वो बचा पाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी भारतीय जनता पार्टी को कि परमबीर सिंह को भी डंप कर दो, तो डंप कर देगी, क्योंकि पॉलिटिशियन किसी भी व्यक्ति का नहीं होता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उनका अपना स्वार्थ, खुद का स्वार्थ, जिसको वो कहते हैं कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, देश और समाज का स्वार्थ है, ये झूठ है, सर्वथा झूठ, वो झूठ बोलते हैं। वो सारे पॉलिटिशियन की बात मैं नहीं कह रहा हूं, अभी जो स्थापित राजनीतिज्ञ हैं उनके बारे में मैं ये कह रहा हूं। वो झूठ बोलते हैं कि हमारा देश की सेवा करने के लिए हम आए हैं। देश की सेवा अगर करनी होती तो दिशा और सुशांत के केस को अभी तक ओपन करके गुनहगार को जेल भेज दिए होते, ये देश की सेवा हो गई होती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब ये इंतजार कर रहे हैं कि हमको विधानसभा में अपेक्षित सफलता मिल जाए। हरियाणा का चुनाव इस दिशा की ओर संकेत कर रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव जीतते ही और नवंबर में जो मतदान है, और अगर नवंबर में हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई हो गई जिसमें आदित्य ठाकरे ने इंटरवेंशन लगाया है, और आदित्य ठाकरे के इंटरवेंशन को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि भैया ये हम सुनने वाले नहीं हैं, ये जो डिमांड है वकीलों का, ये डिमांड बिल्कुल सही है और ये सवाल जो है सो बिल्कुल वाजिब है कि आपको अभी तक कस्टडी में क्यों नहीं लिया गया है। जब आपके खिलाफ आरोप है तो आप साबित कीजिए। कोई बात नहीं है, अगर आप निर्दोष होंगे तो आप जांच में साफ साफ आप निर्दोष साबित हो जाएंगे। गड़बड़ी क्या है, कौन आपको फंसाएगा, किस पर डर है। इसीलिए परमबीर सिंह को भी खोजा जाएगा कि तो आप क्यों भाग गए थे वो एंटीलिया वाले केस में। तो परमबीर सिंह अभी एंटीलिया वाले केस को आगे रख करके अनाप शनाप बोल रहे हैं। परमबीर सिंह को यह मालूम नहीं है कि अभी दिशा और सुशांत का केस खुलना बाकी है। दिशा और सुशांत के केस पर आपको कुछ ना कुछ निर्णय लेना ही पड़ेगा। अदालत को भी निर्णय लेना पड़ेगा और एसआईटी को भी लेना पड़ेगा और सीबीआई को भी लेना पड़ेगा। इसलिए यह कह देना कि परमबीर सिंह बच जाएंगे, आप ऐसा मत मानिए। आज का जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो बहुत कुछ इशारा कर रहा है। महाराष्ट्र में बहुत तेजी से तब्दीली आएगी और मोमेंटम भी बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी लोगों के बीच जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस ले रहे हैं, अपने विकास का हवाला दे रहे हैं, हाईवे से लेकर के लाडली बहन योजना बहुत जबरदस्त काम कर रहा है ग्राउंड पर, ऐसा हमें भी विश्वस्त सूत्रों ने महाराष्ट्र से बताया है। अब आप उनके इंप्रेशन में मत रहिए जो लगातार भाजपा विरोधी रहे हैं, उनके इंप्रेशन में मत जाइए। लेकिन लाडली बहन योजना अगर काम कर रही है, हाईवेज का जो जाल बना हुआ है, डेवलपमेंट जो बना हुआ है, किसानों को लेकर के भी जो डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहे हैं, या कपास के मूल्यों में जो इजाफा किया जा रहा है, अब इस सबका क्या इंपैक्ट पड़ता है। एक मराठा आरक्षण का वाला जो मामला था वो भी कितना चलता है, नहीं चलता है। देखिए, हरियाणा में 20 में से 20 ओबीसी उम्मीदवार दिया था, उसमें से कितने जीते हैं ये अभी आंकड़ा पता चल जाएगा। मैं जब आखिरी बार देख रहा था उस वक्त 18 उम्मीदवार चुनाव हार रहे थे, ओबीसी उम्मीदवार चुनाव हार रहे थे कांग्रेस की तरफ से। अब ऐसी स्थिति में ये जो ओबीसी पॉलिटिक्स है उसका भी टेस्ट हो जाएगा। आप ओबीसी को ये मत समझिए कि ये ओबीसी जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, बिल्कुल नहीं है। ओबीसी ना, अब भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में ओबीसी की पार्टी है, ईबीसी की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, आप इसे नकार नहीं सकते। तो हो सकता है कि जिस प्रकार से कंसोलिडेशन हो रहा है मुसलमानों का, जैसा जम्मू कश्मीर में हुआ, अगर यही कंसोलिडेशन हुआ और हिंदू मोबिलाइजेशन एक तरफ और मुसलमान मोबिलाइजेशन एक तरफ विधानसभा में हो गया महाराष्ट्र में, तो मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी एकनाथ शिंदे के साथ। अजित पवार बहुत छोटे प्लेयर होंगे, लेकिन अजित पवार की छोटी मोटी भूमिका जरूर होगी। वो अपने को किस प्रकार से ठीक करते हैं, संगठन के आदमी रहे हैं, अब वो देखना है कि वो कैसे अपनी पार्टी को खड़ा करते हैं, ये भी देखने वाली बात थी, क्योंकि उनकी भी डिपेंडेंसी भारतीय जनता पार्टी पर ही है। अब एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी ही मुख्य रूप से दो बड़े प्लेयर हैं महाराष्ट्र में। राज ठाकरे की मन से भी बहुत छोटा प्लेयर है, लेकिन वो इनके लिए कारगर हो सकता है।
इलेक्टोरल बैटल में राज ठाकरे भी भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के लिए कारगर हो सकता है, क्योंकि वो जहां कहीं भी डेंट करेगा शिवसेना उद्धव को ही करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर ये मुकाबला चतुष्कोणीय होता है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर होगी और शुभ संकेत होंगे, क्योंकि मल्टी कॉर्नर फाइट में भारतीय जनता पार्टी के निकलने की संभावना पूरे देश में बढ़ जाती है, महाराष्ट्र में क्यों नहीं होगा। और अगर बायपोलर फाइट होता है उसमें भारतीय जनता पार्टी के हारने की संभावना बढ़ जाती है। तो बीजेपी इसी ताक में बैठी है। देखिए, बीजेपी को बहुत बड़ी सफलता, शायद अब उसका आकलन मुझे करना पड़ेगा, 1-2 दिन का और वक्त दीजिए, कि आम आदमी पार्टी ने क्या भूमिका निभाई है हरियाणा में। अगर आम आदमी पार्टी को कोई सीट भले ही ना मिला हो, लेकिन क्या उन्हें कुछ वोट शेयर भी मिला है, कुछ वोट उन्होंने काटा है, या सारे के जमानत जब्त हो गए, कुछ भी नहीं मिला उनको, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन अगर चतुष्कोणीय मुकाबला या त्रिकोणीय मुकाबला जिस जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में होगा, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी आगे निकल जाएगी। ऐसी परिस्थिति में महाराष्ट्र में भी ऐसा लगता है कि हरियाणा के तर्ज पर ही कुछ पासा पलटने वाला है, और अगर वो हो गया तो बाप बेटे की ये उम्मीद भी जाती रही। मुख्यमंत्री का जो सपना सोचे थे वो सपना ही रह जाएगा। बेटे जो सोचे थे कि वापस दोबारा मंत्री बन जाएंगे, वो भी सपना ही रह जाएगा। लेकिन इसमें अभी वक्त है, इसके लिए थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। एक बात तय है, दिशा और सुशांत अपना काम कर रहे हैं, वो आज भी जिंदा है, उनकी आत्मा आज भी जिंदा है और बाप बेटे के पीछे पड़ी हुई है, उन सारे गुनहगारों के पीछे पड़ी हुई है जिन्होंने उनके साथ ज्यादती की थी और जिनकी वजह से आज वो दोनों हमारे बीच नहीं है। धैर्य, हौसला और सस्टेन कैंपेन चलाते रहिए, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, लड़ते रहने की जरूरत है। हम सबको न्याय जरूर मिलेगा। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।